नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप डांगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बाकी जो भी, गॉड ब्लेस यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हिंदुस्तान है साहब। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर प्रदीप जी और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से आपको जो तस्वीर है सामने राष्ट्र की, उसका हर पहलू आपके सामने रखा जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके जो भी गेस्ट होते हैं हमारे, जो भी मेहमान होते हैं, जो भी आदरणीय अतिथि होते हैं यहाँ पे, जिस मर्जी पार्टी के हों, हम उनको अपनी पूरी बात रखने का मौका देते हैं, पूरी बात रखने का। इसमें हमारी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हर एक के विचार आपके सामने रखे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में देश में क्या चल रहा है, बिना चिल्लाए, बिना चीखे, बिना गाली गलौज के आपके सामने सिर्फ तथ्यों के आधार पर एक विश्लेषण किया जाए, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें। वील ट्राई एंड रीड आउट एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। वी शैल ट्राई एंड प्रेजेंट टू यू अ composite picture of what's happening in the entire country, from Kanyakumari up to Jammu and Kashmir, and from Gujarat to Arunachal Pradesh. That is our India, and I think we should try and preserve that India that we know. Pradeep ji. बिल्कुल सर, as you said, absolute neutral. What is the truth has to be truth. If somebody is really working hard, they are working hard. If Modi has done a lot of things that nobody since independence has done, and we need to talk about it, we talk about it. We talk about Rahul Gandhi's Jodo Yatra, because whatever you say, he has gained something out of it. Or how things are really affecting, sitting with the people, the BD workers, with the farmers, with the truck drivers. That is one thing. And Prime Minister Modi's Garib Kalyan Yojana, has it reached the poorest of poor? Is हर घर नल से जल है कि नहीं, हर घर में शौचालय है कि नहीं, हर किसान संतुष्ट है कि नहीं, पीएम किसान का योजना पहुंच गया कि लाभार्थियों तक पहुंचा कि नहीं? You know, any kind of feedback, whatever is required, in an absolutely neutral manner. That's right. What we have been doing. That's right. The only thing that I'm concerned with at the moment is I hope the BJP is not getting too ambitious. जब भारतीय जनता पार्टी 370 सीट की बात करती है, मैं मानता हूँ। If you aim for 370, you'll probably get more than 300. But I have also been saying that the BJP will get 350 plus. The only thing is, I hope the BJP is not getting ahead of itself, because the BJP has also to answer quite a few questions. मैं मानता हूँ, आज की तारीख में राम मंदिर की लहर है साहब, भले आप वो कहें या ना कहें। एंड प्रदीप जी, एक और बड़ी चीज है जो हमारे विश्लेषण के द्वारा दिख रही है हमको सामने, जिस विषय के बारे में कोई चैनल बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बोल रहा हूं प्रदीप जी और सभी दर्शकों को, अगर आप समझते हैं कि राम मंदिर की लहर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट में है ना, तमिलनाडु में भी और केरल में भी ये हिंदी बेल्ट, ये जो राम मंदिर का इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, जबरदस्त पड़ने वाला है। आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, तेलंगाना में पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। आप लोग कुछ भी कह लीजिए, ये बोल रहे हैं ना, ये 5 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस बार परफॉर्मेंस देखिए बीजेपी की साउथ में। सर, इफ द इंडिया अलायंस, प्रदीप जी, इज नॉट केयरफुल, द बीजेपी इज गोइंग टू ईट इनटू द इंडिया अलायंस वोट्स, दैट इज द कांग्रेस वोट्स इन द सदर्न स्टेट्स। सर, इवन इफ यू से द कांग्रेस बार-बार बोल रहा है बीजेपी इज नॉट इन द साउथ, बट बीजेपी आंकड़ा दिए कि you talk about the Lok Sabha MPs, they have got 28 and Congress has 27 in the Lok Sabha. Yes. In the Rajya Sabha, BJP has 8 MPs from the south and Congress has 7. So now what are we talking about? The Congress, is the Congress talking about the MPs of Stalin? Is it talking about the MPs of KCR and YSR? Or the LDF? Or the LDF? What are we talking about? In a place like Kerala? Exactly. Yes. No, the point, आंकड़ा साफ है कि साउथ में भी बीजेपी has scored more than you. Yes. Now, we are not criticizing the Congress, but we are making an effort. आप 53 or 52 से आप
272 आपको पहुंचना है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months. I think the way they are going, they might reach 25. So 53 we need शायद to push. 25 पे आने We वाले। need to understand the reality. Reality is there out there. जी। सिर्फ बोलना और कथित क्या है, on the ground situation क्या है, उस चीज को. Now the point is, you got 27 MPs in the south. You're banking on Stalin's MPs. You're banking on YSR. Will he join you? He will not. He won't. KCR's MP. KCR is going to cut into your votes Exactly. in Telangana. No, even if he gains some MPs, is he going to join the this India Alliance? India Alliance. He'll be with the NDA. Exactly. तो ये ब्रह्म जो we are politically studying the entire thing scientifically, but the Congress also has to accept the realities. The only place where they have some hope is Maharashtra. Let's be very clear. And that too we are not so sure. Because what is the situation on the ground will only be clear during the elections. क्योंकि देखिए साहब, जहाँ तक एनसीपी का सवाल है, आज की तारीख में तो एक ही एनसीपी है, वो अजीत दादा पवार की है। शरद पवार साहब के साथ रैंक एंड फाइल है या नहीं है, क्या उनका पुराना वोट जो था वो शरद पवार जी के साथ है या नहीं है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है. That will be clear only when the elections are held. But of that we'll talk about that as we go along. At the moment, with us from the from the BJP, and of course a very very enthusiastic BJP, क्योंकि all the news that is coming in from all over the country is really good for the BJP. I expect Mr. Jitin Gajaria is very very happy about it. Gajaria साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार राजीव जी. नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया. जय सिया राम. जय सिया राम. जय श्री राम. जय श्री राम. गजरिया साहब ये बताएं, आज की तारीख में आदरणीय सामान्य मोदी जी ने तो कह दिया कि 370 सीट आएगी इस बार बीजेपी की. आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में आप 370 का जो आंकड़ा आप अचीव कर पाएंगे सर? जब आप देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कभी हवा में बातें नहीं करते. वो जब जो बोलते हैं तो वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं. और अगर जब मोदी जी ने कहा है 370, तो उसका मतलब पार्टी 370 से ऊपर जाने के लिए तैयार है. याद दिला दूं कि अगर जो गुजरात में चुनाव हुए थे पिछली बार जी 2022 में, तब 150 बोला गया था और सब मजाक उड़ा रहे थे कि कहां से 150 आएंगे, कभी 130 से ऊपर गए नहीं. और वास्तविकता आपने बाद में देखी. जब भी मोदी जी कह रहे थे कि भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बनेगी, तब कोई मानने को तैयार नहीं था. आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था है. तो जब मोदी जी कुछ बयान देते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा फैक्ट रहता है, बहुत सारी मेहनत रहती है. उसके बाद वो बातें करते हैं. वो बाकी सब नेताओं की तरह हवा में बातें नहीं करते. और हम तो तैयार हैं. जो मोदी जी ने कहा है वो आंकड़ा पार करने के लिए हम तो तैयार बैठे हैं मेहनत करने के लिए. तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज की तारीख में जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. आउट ऑफ अ लार्ज इकोनॉमी, आवर जीडीपी इज द 5th, number 5 in the world. But very shortly, by July or August this year, I expected, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, वर्ल्ड बैंक तो बोलता है कि नवंबर दिसंबर तक होगा, मेरी अपेक्षा ये है कि जुलाई अगस्त तक हो जाएगा. If the growth rate of the GDP remains the same, even if it does not go up, we will be the 4th largest economy. We would have overtaken Germany by July or August. That is going to happen. Nothing can stop it. वो रुक नहीं सकता. लेकिन सर यहाँ पर एक और बड़ी चीज आती है. चलिए, राम मंदिर बन गया, जबरदस्त. आर्टिकल 370 रिपील हो गया, आर्टिकल 35A रिपील हो गया, और तो और छोड़िए, वर्बल ट्रिपल तलाक पे भी आपने बैन लगा दिया, जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. लेकिन जहां पर आपके लिए क्रिटिसिज्म आ रहा है वो जॉब्स के लिए आ रहा है कि भाई नौकरियां कहां हैं. फार्म डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और बार बार यही कहा जा रहा है. कांग्रेस का ये क्रिटिसिज्म आता है कि देखिए साहब, हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं. वाटर लेवल्स आर डाउन, वाटर टेबल लेवल्स आर डाउन, और तो और छोड़िए, रूरल इकोनॉमी को लेकर के, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके बहुत बड़े सवाल हैं इस वक्त सरकार के सामने. इन सब चीजों के साथ आप कैसे डील करेंगे, उसके बारे में जरा जितिन गजरिया साहब हमारे दर्शकों को बताएं. सर जी, हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, तो अगर आपने कल के ही आंकड़े देखे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पिछले साल थी वहां से 6.2% से 3.6% पे गिरी है. जिसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में अब कम होता जा रहा है.
दूसरा दूसरा राजीव जी, जब हम organized sector. One second, sorry to bother you. Please, you know, when we used to work in rural India, there used to be a major distinction that we would always arrive at. I still remember we would always arrive at that major distinction, and that was, by the way, thanks to leaders on the RSS. This particular distinction was made in Delhi कि ये आंकड़े जो हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नहीं आते. सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. प्लीज अब आप बोलिए, प्लीज गो. जी जी, मैं आ रहा हूँ उसमें. तो राजीव जी, अगर आप एक 10 साल की एक पैराडाइम शिफ्ट अगर देखते हैं जो पहले से जो अब में थी, वो है कि पहले ज्यादातर जो सेक्टर्स थे, जैसे आपने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे, ये थे. आज 10 साल के अंदर जो मूवमेंट हुई है वो एंटरप्रेन्योरशिप के पास हुई है कि छोटे से छोटे गांवों के लोग भी आज कुछ अपना बिजनेस शुरू करके, मुद्रा लोन जो शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने आते ही, उसके बाद तो उसके अगर आप आंकड़े देखेंगे, अगर आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ जॉब्स ना देखें, इसके अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी देखिए कि छोटे बड़े जो बिजनेसेस खड़े हुए हैं पिछले 10 साल में, और उसके ऊपर से आपको ख्याल आएगा कि एक्चुअल में अगर रोजगार देखिए, जॉब्स से भी बड़ा होता है रोजगार. इंसान को काम धंधा होना, इंसान अपना पैसा जो कमाए, वो अगर आप देखेंगे तो वो काफी बेहतर है हिंदुस्तान में. आज तक जितने भी हुए उससे काफी बेहतर है, क्योंकि एक मूवमेंट हुई है कि सिर्फ जॉब से नहीं होता है, लेकिन लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर गए हुए हैं. तो ये सबसे बड़ा एक पैरामीटर है जिसका आंकड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आएगा, और वो आंकड़ा बहुत सारी ये जो एक फीलिंग है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उसको आंसर करेगा. गजरे साहब, राहुल गांधी भारत छोड़ो न्याय यात्रा, नाउ ही एक्सपेक्ट्स द कांग्रेस बिलीव्स ये 53 का आंकड़ा 270 तक पार लेके जाएंगे इंडिया अलायंस, और बार बार राहुल गांधी मल्लिकार्जुन करके चीज को हाईलाइट कर रहे हैं. सेज मोदी गवर्नमेंट हैज टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बट जीएसटी ऑन एसेंशियल आइटम्स हैव बीन इंक्रीज्ड. दैट इज राहुल गांधी. इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन आपने माफ कर दिए, एमएसएमईज और फार्मर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला. सब्सिडीज इन बिग कॉर्पोरेट्स, सब्सिडीज दिए आपने बिग कॉर्पोरेट्स को, सब्सिडी ऑन एलपीजी नॉट रिड्यूस्ड. दिस इज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे. कांग्रेस is always working for the आदिवासीज. they say जल जंगल जमीन आपका हम बचा लेंगे जो आज के सरकार लूटना चाहता है. Every second youth 20 to 24 years is unemployed. Gajaria साहब, the charges are huge. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge साहब, do you think you can convince the people where these charges are concerned? देखिए, इसका तो एक जो उदाहरण है वो तो अभी जो आदिवासी के लिए ये जो कह रहे हैं कि आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, उसका जवाब तो 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग दे चुके हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्राइबल राज्यों में से एक है. वहां के लोग बहुत क्लियरली अपना जवाब दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी युवाओं के लिए, आदिवासी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. सिर्फ वहां के क्यों देख रहे हैं? हम अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की ट्राइबल सीट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो बेल्ट पूरा का पूरा स्वीप किया था. देखिए, एक जो कांग्रेस की जो आदत है ना कि वो लोगों को एक मिसकम्युनिकेशन करते हुए जो एक झूठ का जो एक प्रचार होता है, लेकिन लोग बहुत होशियार हैं. कांग्रेस जितना क्रेडिट देती है ना हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोग उससे बहुत बहुत ज्यादा होशियार है. दे कैन सी थ्रू थिंग्स, दे नो व्हाट इज द रियलिटी. ओके, कांग्रेस जो कह रही है एमएसएमईज को नहीं मिला है, फार्मर्स को नहीं मिला है, तो वो एक फार्मर्स को फार्म लॉज में बहुत कुछ दिया. किसने विरोध किया? किसने फार्मर्स को उकसाया? कांग्रेस ने उकसाया. जो फार्म लॉज में लिखा गया था, आज राहुल गांधी वही बिहार में जाके कह रहे कि हम ये कानून लाएंगे. अरे भाई, वो तो फार्म लॉज में था, तभी आपने क्यों उसका विरोध किया? देखिए, इनका तो एक ही है कि जैसे भी करके झूठा प्रचार करके, झूठा प्रोपोगंडा करके, इनका टारगेट 272 नहीं है. इनका टारगेट है कि इनको ये जो 50 में खेल रहे हैं ना, 44 थे, बाद में 51 थे, वो कैसे उसको बढ़ा के उससे कम ना गिरे, ये उसके लिए मेहनत कर रहे हैं. और इसीलिए आप देखेंगे इन्होंने नॉर्थ वर्सेस साउथ का पूरा शुरू कर दिया है सडनली, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया है कि वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट में उनका कुछ आना नहीं है.
वहां पे उन्होंने पूरा का पूरा दे हैव जस्ट गिवन अप, दे हैव गिवन अप ऑन नियरली 400 सीट्स इन इंडिया टुडे। तो आज और अर्थव्यवस्था के बारे में तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जितना कम बोले उतना ही बेहतर है, क्योंकि आज व्हाइट पेपर भी रखा गया है, इनकी पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं एक उदाहरण एक कहना चाहूंगा, जब 2004 में अटल जी की सरकार गिरी थी तब भारत ऑन द जीडीपी रैंकिंग 12वें नंबर पे था। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब भारत सिर्फ 12वें नंबर से 11वें नंबर पे आया था, सिर्फ एक रैंक जंप की थी, सिर्फ एक 10 साल के अंदर। जबकि 2014 से 2024 के अंदर भारत वो 11वीं रैंक से 5वीं पे आया, और जैसे राजीव जी ने कहा जुलाई तक तो शायद 4 नंबर पे भी आ जाएंगे जी। तो अर्थव्यवस्था कैसे चलानी, क्या चलानी, ये अगर कांग्रेस को मालूम होता तो 70 साल के अंदर जो भारत की जो परिस्थिति हुई वो कभी नहीं होती। Kajare साहब, Prime Minister Modi and the BJP rightfully says ये 10 साल is a decade of transformation, 10 साल decade of transformation है, massive development, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, आर्टिकल 370 हो, everything, it's absolutely, the report card is fabulous where Prime Minister Modi is concerned, 10 years of absolute transformation, but the Congress says ये 10 साल अन्याय काल है, 10 साल अन्याय काल है। राहुल गांधी एंड खड़गे साहब बोलते कि मैंने खुद अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा कि मणिपुर में आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग वेयर मणिपुर इज कंसर्न, व्हाट एवरी वन फार्मर इज कमिटिंग सुसाइड एवरी आवर, मल्लिकार्जुन खड़गे हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विद योर ओन स्टैटिस्टिक्स, मल्लिकार्जुन खड़गे सेज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड बाय 32%। गजरिया साहब, तो ये आप सशक्तिकरण के बात जरूर कर रहे हो, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम यू वॉन्टेड इमीडिएटली, जो 2 दिन में आप लाए, 27 साल से कांग्रेस वाज ट्राइंग, तो बट स्टिल वुमेन्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स अप बाय 32%। गजरिया साहब, अगर आप राजीव जी अगर आप लास्ट ईयर के आंकड़े देखेंगे तो क्राइम्स अगेंस्ट जो वुमेन जो बढ़े थे वो सबसे पहला राज्य कौन सा था तभी? नंबर 1 स्टेट इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वाज राजस्थान, व्हिच वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रूल्ड बाय कांग्रेस। और ये कांग्रेस आज भाजपा को सिखाएगी। आज आप जाके उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक समय में सबसे अनसेफ माना जाता था, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके कहीं के भी पूछिए ना लोगों से, उत्तर प्रदेश को इतना सेव कर दिया। जो अनसेफ सबसे अनसेफ राज्य थे उसके अंदर तो सबसे पहले दो इनके ही है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान इनका जो राज्य था लास्ट ईयर सबसे बड़ा था। अब हमारी सरकार आई है, देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 10 साल के अंदर स्पेशली महिलाओं के लिए, देखिए ये एक दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल के अंदर भारत की राजनीति में बहुत सारी सेक्शंस को वोट बैंक करके उनके लिए काम किया गया, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो महिला होती है, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। घर में शौचालय, जो धुआं वाला चूल्हा था उसको हटाना, जो बिजली का है, बिजली से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? सेफ्टी बढ़ती है। जब आपके गांव में बिजली आती है तो औरतों की सेफ्टी बढ़ती है। आप हर एक काम देखिए, जन धन योजना हो या कोई भी हो, तो महिलाओं का सशस्त्रीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। और इसका अगर आपको एक बैरोमीटर देखना है तो आप देखिए कि हर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरवेलमिंगली वोट किया हुआ है, क्योंकि इनको वोट बैंक की तरह ना समझते हुए महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ। और ये सिर्फ कोई एक सेक्शन, एक रिलीजन, एक कास्ट की महिलाओं के लिए नहीं हुआ, ये तो पूरे भारत की महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। तो महिला सशक्तिकरण हो या डेवलपमेंट ऑफ वुमेन हो या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो, वो हर एक चीज में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम जोरदार काम किया हुआ है। और 2019 की तरह इस बार भी भारत की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन देंगी। लेकिन ये एक चीज तो है कि जहां तक कि राम मंदिर का प्रश्न है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। जितिन गजरिया साहब, कल योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। कैन यू हियर मी सर?
Can you hear me, sir? No, I cannot. Just give me a second. Okay. I think he's probably getting a call or a He's getting a message. call and Or a message. And I think the call must be very, very important for him to attend. And probably you need to have our engineering tell them that when a call comes, you need to do this. Yeah. yeah, but the only thing is that as far as he's concerned, I mean, as far as the BJP is concerned, it's so far ahead right now. Really and truly speaking, Pradeep ji, they don't have to worry very much about the way in which Exactly. the Congress and the rest of the people are Yes, behaving. yes, yes. Ji, Jitin Gadria sir. Ji, can you hear me now, sir? Yeah, I can hear you. I can hear you. Sorry. जी सर, आप ये बताएं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कल। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, हमें सिर्फ अपने 3 धार्मिक स्थल चाहिए। आपके आगे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से बोल रहे हैं। और ये बात जो है बहुत पहले हमारे विष्णु हरी डालमिया साहब ने भी यही बात कही थी, विश्व हिंदू परिषद के। उसके बाद अशोक सिंघल जी ने भी यही बात कही, सभी ने ये बात करी, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस प्रकार दोहराया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो अब ऐसा लगता है कि ये होने वाला है कि भाई देखिए, पांडवों ने भी श्री कृष्ण द्वारा ये एक संदेश भिजवाया था कौरवों को कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। कौरवों ने मना किया, फिर उसके बाद कौरवों का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। तो वो स्थिति पैदा मत कीजिए, आप ये बाकी 2 जगह भी बड़े प्यार से सद्भावनापूर्वक दे दीजिए, यानी मथुरा और ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो काशी में। और वहां पर तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एक डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है बिकॉज देयर इज इनफ एविडेंस इंक्लूडिंग अ फरमान बाय औरंगजेब हिमसेल्फ कि इसको तोड़ा जाए, इसकी जगह पे ईदगाह बनाया जाए, यहाँ पर मस्जिद बनाया जाए, एंड इट्स ऑल देयर। आई डोंट नो व्हाई अ डिस्प्यूट इज बीइंग क्रिएटेड। आपको लगता है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और हैंडशेक से बड़े प्यार से हो जाएगा ये? क्या लगता है सर आपको? जी, मैंने क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, जब मेरी उम्र 15 साल की थी तब से, और तभी मैं देखता था कि जब जो 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ, उसके पहले 1.5 साल तक बहुत कंटिन्यूसली मीटिंग चल रही थी, रिकंसिलिएशन मीटिंग, विश्व हिंदू परिषद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। लेकिन तभी जो एक स्ट्रिंजेंट स्टैंड जो सामने के जो लोगों ने लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसका आपने फिर उसका असर 6 दिसंबर को देखा। आई एम श्योर कि इस बार अब पीपल हैव अंडरस्टूड कि ये जो योगी जी ने कहा है वो करने से एक अगर 2 समुदाय के बीच में एक ब्रिज बनता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनता है तो भारत के लिए वो अच्छा है। ये शायद हर व्यक्ति समझता है और हर व्यक्ति वो मानता है। तो आप अगर मुझे पूछेंगे एम आई ऑप्टिमिस्ट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि इस बार वो चीज होगा। I hope it really happens. I really and truly hope it happens, because I know for a fact that when Chandrasekhar ji was the Prime Minister, why do I know this for a fact? That unfortunately or fortunately I happened to be in that meeting. चंद्रशेखर जी के सामने प्रपोजल आया कि भाई सब लोग मान गए, बाबरी मस्जिद का जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है। देयर वर चीयर्स ऑल अराउंड, मतलब हर एक ने कहा भाई मिठाई खिलाई जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हर एक कोई मान गया। मैं अपने दर्शकों को ये 4थी बार बता रहा हूं, हर कोई मान गया। बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली जी भी वहां पर थे, बाबरी मस्जिद की तरफ से भी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो थी वहां से भी 3 मौलाना थे, सब मान गए कि बाबरी मस्जिद जहां पर स्थित है वहां पर जो है मंदिर बनेगा और उसके आगे जाकर के जमीन दे दी जाएगी, वहां पे बाबरी मस्जिद बनेगी। ये हो गया बात। उसके बाद ये कहा जाता है, एंड दैट बाय द वे, इन फैक्ट ये इट इज रॉन्गली अज्यूम्ड that because there were 2 policemen outside Rajiv Gandhi's house, etc., which is why the Congress withdrew support. ऐसा नहीं है। It is because the Babri Masjid matter had been solved. इसकी वजह से कांग्रेस ने विड्रॉ किया सपोर्ट। yes. ये तो सर, मैं तो इसका पर्सनल विटनेस हूँ, व्यक्तिगत विटनेस हूँ सर। हम लोगों ने तो नानाजी देशमुख के साथ काम किया है। उनकी जो पूरी मिशन थी, चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी जो है, अब उसकी स्थापना से लेकर आज तक हम लोग उन्हीं के साथ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जहां तक इस चीज का सवाल है, शुरू से आज तक इसमें पॉलिटिक्स खेली गई है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी वैसी पॉलिटिक्स खेली जाएगी? क्योंकि लोग तो मान जाएंगे, सामने वाले लोग सब मान जाएंगे। अब उनको उकसाने वाले लोगों को कैसे बनाएंगे सर, आप ये बताएं।
लेकिन उनको लेकिन 1992 और अब के बीच में सबसे बड़ा फर्क ये है जी कि उनको जो उकसा सकते थे ऐसे लोग का रेलिवेंस भारतीय राजनीति हो या भारतीय समाज हो उसके अंदर बहुत कम हो गया है। आज जो जिसे हम मैं हमेशा से मैं कभी भी उसको सेक्युलरिज्म नहीं कहता हूं, मैं उसको नेहरूवियन सेक्युलरिज्म कहता हूं, जिसको अडवाणी जी ने बहुत अच्छा नाम दिया था स्यूडो सेक्युलरिज्म। जो स्यूडो सेक्युलरिज्म के ये जो प्रणेता थे वो 90s के डिकेड में फिर भी रेलिवेंट थे भारतीय पॉलिटिक्स में। आज उनकी रेलिवेंस क्या है? आज उनको मानने वाले लोग कितने हैं? आज उनकी एबिलिटी टू क्रिएट मिसचीफ कितनी है? तो ये देखते हुए काफी कुछ होगा। दूसरा मुसलमान समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन अब ये भी चीज समझ रहा है। जैसे कि आज एक एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश से सुबुही खान जी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है जो योगी जी ने भी कोट किया कि जो भी हो मुसलमानों की एंसेस्ट्री तो हिंदू ही है, और उनको जो हिंदू जिनको अपना हीरो मानते हैं, फिर वो भगवान श्री राम हो, भोले बाबा हो या श्री कृष्ण जी हो जी, वो मुसलमानों के भी हीरो ही है ना, क्योंकि आखिर में उनकी भी एंसेस्ट्री तो वही थी। उनकी ओरिजिनल एंसेस्ट्री तो बाबर औरंगजेब खिलजी नहीं थी ना। तो ये जो एक भावना मुसलमान समाज के बहुत सारे लोगों में आ रही है, जो मुझे लग रहा है which will help in a big way in solving these two disputes also very amicably. I hope it happens. Gajare Sahab, now we are grappling with the Kunbi Maratha OBC issues in Maharashtra, और एक बड़ा लेवल तक है। एकनाथ शिंदे जी has done a fantastic job, Devendra Fadnavis ji has done a fantastic job, he has contained everything. Bhujbal Sahab still needs to be contained, but I think they are all working on that. But here we find Rahul Gandhi openly saying that मेरे पास solution है. He said the Congress comes to power, we will increase the reservation for more than 50%. Rahul Gandhi 50% से हम ज्यादा बढ़कर रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा देंगे for the needy. और आगे जाके बोला the need for जातीय जनगणना absolute. जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा, and he blames the Modi government for delaying the entire process. Now if Rahul Gandhi in one single stroke can say that I am finding a solution, 50% से ऊपर रिजर्वेशन कांग्रेस लेके आएगी, where's the trouble, गजरे साहब? तो सबसे पहले राजीव, जब भी राहुल गांधी बोलते हैं कि वो 50% से ज्यादा करेंगे तो उनको पूछना चाहिए 2004 से 2014 तक क्यों नहीं बढ़ाया? If he is saying he will bring it, तो क्यों नहीं बढ़ाया? सरकार तो उनकी थी, प्रधानमंत्री तो उनके ही कठपुतली थे, तो क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरा, ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 5 साल उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में 5 साल उनकी सरकार थी, कौन सा कास्ट सेंसस हुआ था तभी? कर्नाटका में इनकी सरकार को 1 साल खत्म होने को है, कौन सा कास्ट सेंसस वहां पे शुरू हुआ है? तेलंगाना के अंदर कौन सा कास्ट सेंसस डिक्लेयर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा कास्ट सेंसस हुआ है? माने राहुल गांधी का तो सिर्फ ये है और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अंदर ऐसी राजनीतिक पार्टी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खास करके नाजीज और जो मुसोलिनी थे ना, हिटलर और मुसोलिनी और स्टालिन, वो तीनों एक थियरी यूज करते थे जिसको स्कॉच अर्थ थियरी कहते थे, कि अगर हम जीतेंगे नहीं लेकिन हम सब जला के रख देंगे। राहुल गांधी शायद ये है कि उनके माता के साइड से उनके ग्रैंडफादर मुसोलिनी के साथी रह चुके हैं, तो वही नीति अपना रहे हैं, स्कॉच अर्थ थियरी। उनको पता है कि हम जीतने वाले नहीं है, लेकिन माहौल इतना बिगाड़ के रख दो कि जो नई सरकार होगी, जो यही सरकार कंटिन्यू होगी, उनके लिए माहौल बिगाड़ के रख दो। ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं। और बात रही कास्ट सेंसस की, तो उसका भी जवाब 3 राज्यों के वोटरों ने दे दिया। कांग्रेस ने कास्ट सेंसस की बात 3 राज्यों में की थी। तो लोगों को समझ रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ माहौल बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस कदम नहीं है। उनके पास something which is very strange. उन्होंने But Jitin Gajaria Sahab, that's something which is very strange. The Congress is a 139-year-old party, 138-year-old, now in the 139th year. Now, I found it very strange. You see, my father, my grandfather, my grandmother, my grandfather, both went to jail. All I'm saying is they were all in the Congress. The Congress was a party which could recognize the pulse of the people at one time. उनको मालूम होता था कांग्रेस को कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
How did the Congress come to such a pass that they are completely disconnected with the rest of the people? इनको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस की इतनी बड़ी डिमांड करके क्या उनको लोग वोट देंगे? I mean, I find it strange, sir. देखिए कांग्रेस आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा ट्विटर पे चलती है जमीन से। उनके जो काम होते हैं वो ट्विटर के ऊपर नए ट्वीट्स डालना, उसके ऊपर वो खुश होते को लग रहा है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरा जो एक, और ये चीज सिर्फ कांग्रेस में नहीं, और ये चीज हर डायनेस्टिक पार्टी को परेशान करने वाली है, द इनसिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। क्योंकि फैमिली का वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो दूसरे नेता होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, उनको सबको दूर करना। आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, अगर ये आप दो नेता कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़े हैं, अगर आप ये छोड़ दो तो कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप के अंदर हर एक नेता ऐसा है जो पिछले 10 साल में कम से कम एक चुनाव हारा है या चुनाव लड़ाई नहीं है। सिर्फ सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ये दो ही है कि जो चुनाव नहीं हारे पिछले 10 साल में। तो कांग्रेस का जो जमीन के साथ का जुड़ाव था, क्योंकि उन्होंने जमीन के सारे नेता हटा दिए, हेमंत बिश्वा को वहां से हटा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटा दिया। हर जगह पे कांग्रेस अपने जमीनी नेता को हटाते हुए जो परिवार के चापलूस होते हैं, ठीक है, और मैं नाम लेके आज बड़ी सीरियसली कह रहा हूं, जयराम रमेश। मुझे ये बताइए, जयराम रमेश अगर किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर खड़े रहे तो वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन का चुनाव नहीं जीत सकते जी। आज वो कांग्रेस की नीतियां बना रहे हैं। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो कांग्रेस, जैसे कहा मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि इन्होंने पूरा प्लान बना के रखा है कांग्रेस ने कि उनको विपक्ष में बहुत लंबे दौर तक बैठना जी। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस वेरी फ्रैंकली आई यू नो व्हाट आई थॉट, मुझे जो था, मुझे ये लगता था कि कांग्रेस जो है इट विल गो बैक टू इट्स कोर वैल्यूज। व्हाट वर द कोर वैल्यूज? हर रोज प्रभात फेरी करना, लोगों के काम करना, हर जगह पर। हम तो बच्चे थे भाई दिल्ली में, हम तो देखते थे हर मोहल्ले में, हर जगह पे छोटा सा कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था, कार्यालय हुआ करता था। वहां बैठ करके कोई ना कोई बैठा होता था जो किसी भी गरीब आदमी के साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार होता था, कुछ चलने को तैयार होता, काम होता था। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, ऑल दैट चेंज्ड। हर एक को एसी की आदत पड़ गई, एसयूवीज की आदत पड़ गई, ना जाने क्या हो गया, और फिर भी वो चुनाव जीतते रहे। मुझे लगता है कि समटाइम्स सक्सेस डिस्ट्रॉयज यू, दैट्स व्हाट हैपेंस। they forgot they forgot you have to be in touch with the soil जी। आज उनका ये हालत है कि जो ये कांग्रेस जो एक टाइप पे सेवा दल की ताकत पे चल रही थी, अब उनको लग रहा है सोशल मीडिया दल की ताकत पे वो भारत के सेवा दल बंद कर दिया सर, सेवा दल ही बंद कर दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। मुझे अभी तक याद है 1988-89 की बात है। आई वॉज द एडिटर ऑफ सूर्या मैगजीन, डॉक्टर जे के जैन, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। डॉक्टर जैन हमारे राज्यसभा के एमपी बने, बाद में भारतीय जनता पार्टी के थे, आरएसएस के थे। और he also started Jain Studios, which was the biggest digital media platform at that time in the entire country. तो I was the head of Jain Studios as well, head of production in Jain Studios. मुझे अभी तक याद है संजय सिंह का जब मैटर आया था, राजा संजय सिंह अमेठी के, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा। 1989 में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने शायद सैयद मोदी को मरवाया वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी बड़ा वो चला था। और उसके बाद उन्होंने फिर पदयात्रा करी थी 1989 से, फिर वो पदयात्रा करके दिल्ली तक आए थे वगैरह वगैरह। आई हैड गॉन टू अमेठी, और उस वक्त अमेठी तो साहब ऐसा था कि इट वाज अ किंगडम, कि वहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे अभी तक याद है, ये प्रदीप जी को बाद में न जाने कितनी मरतबा सुना चुका हूँ, आई मेड अ फुल डॉक्यूमेंट्री देयर। देयर वाज वन गाय, वन मैन विद हिज फैमिली फ्रॉम द आरएसएस हु वाज वर्किंग देयर एंड हु वाज टॉकिंग अबाउट द बीजेपी। अकेला भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा है, हर एक से बात कर रहा है। मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं? कहता साहब आज अकेले हैं, एक ही आदमी से शुरू होता है सब कुछ, आप आगे देखिए क्या होता है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, स्मृति ईरानी वन, एंड आई एम टेलिंग यू शी वन बिकॉज ऑफ दैट कार्यकर्ता ऑफ द आरएसएस whom I met in 1989 in Amethi. You know, it is like the RSS in the Northeast. लोग हंसते थे, अरे भाई
हमें खुद याद है अरुणाचल प्रदेश में आरएसएस के कार्यकर्ता किस प्रकार काम करते थे वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, हम लोगों ने देखा है। एक जमाने में कांग्रेस के भी लोग ऐसे काम करते थे। आजकल आरएसएस के लोग अभी भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे। सर, आई थिंक दैट्स वेयर यू हैव एन एडवांटेज। गजरिया साहब, या जी, यही फर्क है, यही फर्क है। फिर वो गांधी परिवार हो, पवार परिवार हो, यादव परिवार हो, कोई भी परिवार हो, और संघ परिवार, ये जो फर्क है, क्योंकि एक परिवार ऐसा है कि जो एक ही फैमिली, एक ही सरनेम से बने हुए हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा परिवार वो है जो भारत के बारे में सोच रहा है, भारत के हर एक इंसान के बारे में सोच रहा है, भारत के हर एक कॉर्नर के बारे में सोच रहा है। तो ये जो दो परिवारों का फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है। और आज की स्थिति ऐसी है कि भारत ये फर्क देख पा रहा है, और इसीलिए जो 370 वाला आंकड़ा जो मोदी जी ने कहा, वो इस परिवार का फर्क है, इसीलिए वो 370 का आंकड़ा है। But I'll tell you what, Mr. Gajari, I'll tell you what, you can never write off anybody. Let's be very clear. The Congress still has a huge organization. They only have to wake up. I think you are very lucky. The Congress has been asleep for a long time. They are in hibernation. और जिस तरीके से चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो जागने वाले नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके जागे, क्योंकि हिंदुस्तान को ऑपोजिशन की भी जरूरत है, बहुत अच्छी ऑपोजिशन की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। प्रदीप जी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? आई एम No, I thought because I was saying that the north south divide जो कांग्रेस बोल रही जी। कि too much of north south, the indifferent distribution of funds, you know, the south में in fact कर्नाटक के सब ministers, state ministers were out in agitation in Delhi, बोले drought relief fund नहीं मिल रहा है, राइस का जो अन्ना भाग्य स्कीम उसके लिए पैसा अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, shrinking share of budget, you reduce the budget from 1.1 to 1.86 lakh crore. That was the allegation. सिद्धरामैया, DK शिवकुमार, in fact the other DK brother, उन्होंने कहा कि साउथ को एक सेपरेट राज्य बनना चाहिए। तो how do you see, is this going to be a very very big problem for BJP if the distribution of funds are unequal, indifferent? Gajaria sir. Well, first of all, so you know, when the funds are given to the states, there is a parameter which is called the WMA, and if you look at the WMA, on basis on which the loans are given, advanced loans are given against funds to the states. Do you know which were the two states which got the maximum funds last year? It was Karnataka and Tamil Nadu. In fact, Tamil Nadu government treated that loan as a grant, as if government was giving them as a grant. So first of all, their entire propaganda is completely misleading. Second, Congress came to power in Karnataka talking about freebies as if it was the money was going from Gandhi family's war chest. Finally, they realized that they don't have money. Now they want the center to give that money. Third, when we look at the distribution of tax to the states, during UPA government, only 32% of the tax collection used to be given to the states. During BJP government, that has increased to 42%. So my question is, the same Rona Dhona Congress does whenever it is in power in a state. They did it in Maharashtra also when Mahavikas Aghadi was in state. They do everywhere. But the fact is, every state is given the funds, and based on what the tax collection is and based on what there is. In fact, this government, the Modi government, has come up with incentives for states which do well, which have some fiscal discipline and which are doing well. Talking about north and south divide, Congress is trying very hard, because Congress has literally written itself off in the 400 seats of the east, north and west. Now it is trying. So in terms of WMA, just to tell our viewers, WMA are ways and means advances. They are the ways and means advances which are advanced by the Reserve Bank of India if there is a mismatch between funds and budgetary promises. So and in terms of Tamil Nadu, by the way, Pradeep ji, because these have to be repaid within 90 days. 90 days के ऊपर चला जाता है तो then it is looked at as an overdraft. और overdraft में जो बैंक का रेट होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अभी तक 3 साल से तमिलनाडु ने हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है। जो 3 साल पहले उनको WMA में एडवांस मिला था, उसके बाद 3 साल से तमिलनाडु has not repaid the interest also. Sir, Gajaria sir, final word. Yeah, so while it is trying very hard to do this north and south divide, but it is not going to succeed. In fact, it is not a north and south divide. It is south versus rest of India. Because when they talk about only Karnataka and Tamil Nadu,
Where do you leave Maharashtra? Where do you leave Gujarat? Where do you leave Odisha? Where do you leave West Bengal? It is, they are creating a South versus rest of India divide, which is dangerous, but I have full faith that people will answer this. And as you know, it was rightly said initially, Pradeep ji, you only said that BJP has the highest number of MPs from South, Yes, yes, yes. and that will continue in 2024. In 2024 also, the BJP will have, amongst all the parties, BJP will have maximum MPs amongst all the parties. Of the 5 southern states, BJP has 28 MPs. Yes, The Congress it will, has and that will 27. increase. Congress And has that will 27. increase. Right. Thank you so much, This is- Mr. Kajaria. Great pleasure as always talking to you. Namaskar, sir. Pleasure. Namaskar, Namaskar. sir. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Jai Shiva. Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. Thank you. Jai Shri Ram. Thank you.